हेलो, इस ट्यूटोरियल में हम बाल्कन क्राइसिस को पिकअप करेंगे, कुछ एमसीक्यूज़ लेंगे। और चूंकि ये समझाने का ट्यूटोरियल नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू का है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि किस प्रकार से जो बिग राइवलरीज होती हैं पावर्स की, है ना, जैसे इंग्लैंड है, रशिया है, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है, जर्मनी है वो, और उसके साथ साथ जो ऑटोमन एम्पायर होता है वो टूटता है तो जो उसके कब्जे में जितने स्टेट्स होते हैं वो सब इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, लड़ते हैं आपस में, जेलसी रखते हैं, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करके उसकी ज़मीन को हथियाना चाहते हैं। जो भी नेशनलिज्म था वो अब एक प्रकार से इम्पीरियलिज्म की तरफ बढ़ रहा था, एक नैरो क्रीड बन गया था। कभी राष्ट्र के लोग अपने लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे, आज एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का दुश्मन बना घूम रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए एमसीक्यूज़ लेते हैं। और बाल्कन क्राइसिस की वजह से धीरे धीरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ भी वो यूरोप बढ़ जाता है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं कि द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन साउथ। तो देखिए ये है आपका बाल्कन्स। 1871 के बाद से ये सारी चीज़ें शुरू होती है। 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है। आप देखिए जर्मन यूनिफिकेशन होने के बाद जर्मन, इटालियन, है ना, और ऑस्ट्रो हंगेरियन पावर अपने आप में थी ही। तो ये सब के सब धीरे धीरे जो बाल्कन का इलाका होता है वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा आगे। बाल्कन कंप्राइज्ड, देखिए ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि बाल्कन रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज़ थी। तो वास्तव में इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सारी कंट्रीज़ वहाँ पर थी जो भी इसमें आपको दिखाई दे रही हैं। आज के नाम से इनका नाम दिया गया, मतलब आज आप ढूंढेंगे तो ये आपको मिल जाएंगी। अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन रीजन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल में था? ऑटोमन एम्पायर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आपको रॉन्ग स्टेटमेंट पहचानना है बाल्कन क्राइसिस से रिलेटेड। इस पर क्वेश्चन को बहुत अच्छा मानता हूँ क्योंकि इसमें कम से कम आपको जानकारी मिलती है एक्स्ट्रा, कि नेशनलिज्म ने अपना लिबरल डेमोक्रेटिक नेचर खो दिया था, नैरो क्रीड बन गया था, वो मैंने भी आपको बताया था, सही है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, वो भी मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सही है, जिसकी वजह से जो बाल्कन रीजन होता है बहुत एक्सप्लोसिव हो जाता है। आपकी बुक की लैंग्वेज है, मैं अपनी तरफ से यूज़ नहीं कर रहा हूँ। नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, बिल्कुल सही है। नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हो रहा था, मतलब अगर आप जैसे मान लीजिए, अब समझाने लग जाऊंगा तो फिर ट्यूटोरियल लंबा होगा। रोमांटिक नेशनलिज्म हैड लॉस्ट इट्स इफेक्ट इन बाल्कन रीजन, तो जो रोमांटिक नेशनलिज्म था उसका एक प्रभाव लगभग खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से स्थिति विस्फोटक हो गई थी। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? यही वाला रॉन्ग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर और रोमांटिक नेशनलिज्म के फैलने, दोनों की वजह से, दोनों वजह हैं इस बाल्कन क्राइसिस की। आपके बुक में लिखा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं तो जानता ही था कि ऑटोमन एम्पायर एक मेन रीजन था, लेकिन रोमांटिक नेशनलिज्म भी लिखा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच वॉज नॉट द रीजन बिहाइंड मेकिंग बाल्कन एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो भाई बाल्कन एरिया को कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट करने में कौन सा एक कारण नहीं हो सकता है, मतलब एक बड़ा कारण नहीं हो सकता? तो स्लैब नेशनलिटीज स्ट्रगल्ड, वो जो बाल्कन रीजन में जो रहने वाले लोग थे ना, वो कहीं ना कहीं स्लैब समूह में, स्लैब जाति को बिलोंग करते थे, मतलब एक उनकी एक पहचान थी कि देवर स्लैब्स। द बाल्कन स्टेट्स वर हेल्पिंग ईच अदर्स इंडिपेंडेंस, तो जो बाल्कन स्टेट्स थे वो एक दूसरे को भी हेल्प करते थे अपनी इंडिपेंडेंस गेन करने में। क्योंकि देखिए इसमें पहला वाला जो है वो बता रहा है कि वो ये कहते थे जो बाल्कन स्टेट्स थे कि भाई हम हमारे हिस्ट्री में जाइए तो आप देखेंगे कि हम लोग कभी आज़ाद हुआ करते थे, तो हमें आज़ाद होने का दोबारा हमें पॉलिटिकल राइट्स है कि हम आज़ाद हों। तो उसके आधार पर वो इंडिपेंडेंस की कोशिश कर रहे थे। ऑटोमन एम्पायर से अलग हो ही चुके थे, इधर अलग हुए, उधर अपने को राष्ट्र बनाने की कोशिश करना, नेशनल स्टेट बनाने की कोशिश करना। तो ऐसे में वो किसी एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे थे, बल्कि एक दूसरे से जेलसी रखते थे। बाल्कन्स आल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी, ये भी सही है ना। उस क्षेत्र में फिर जैसे इंग्लैंड का आ जाना, रशिया का आ जाना, जर्मनी का, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का आ जाना, और अपनी अपनी पावर को दिखाना, नेवल पावर है, मिलिट्री पावर है, ट्रेड है, कॉमर्स है, तो अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करने की वजह से भी वो क्षेत्र राइवलरी का मतलब होता है प्रतिद्वंदिता, एक दूसरे से मुकाबला, वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाता है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर तो एक कारण था ही जो मैंने आपको बताया था। तो इसमें से जो रॉन्ग है वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला कोई क्वेश्चन है कि नहीं है। हाँ है। द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी, पहले तुम इसको हटा दूँ सबको। द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू नेशन स्टेट, ये स्टेटमेंट है जो मैंने बुक से उठा लिया है, और मुझे लगा कि एक पता होना चाहिए आपको कि लास्ट की लाइनें हैं ये, मतलब इस चैप्टर की लास्ट की लाइनें हैं कि जो नेशन स्टेट्स हैं, तो जो आइडिया था कि जो भी रहने वाले लोग हैं, सोसाइटी जो भी है, मतलब उन्हें एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो इस चीज़ को किस रूप में देखा गया कि ये बहुत ही नेचुरल है या यूनिवर्सल है
ये दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। देखिए ये दोनों सही है, इसका आंसर होगा दोनों। यहाँ पे हम इसको इस तरह से पूरा करेंगे, द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। मतलब चाहे यूरोप हो, चाहे भारत हो, चाहे अफ्रीका हो, जहाँ भी जो भी एक नेशनल स्ट्रगल चल रहा था, यूरोप में तो दूसरे ढंग का था, उसका रिपीट यहाँ पे जो कॉलोनीज थी वहाँ पे नहीं था। भारत में जो नेशनलिज्म था वो एक इंपीरियल पावर के खिलाफ था। यूरोप में इस तरह की बात नहीं थी, वहाँ कोई इंपीरियल पावर के खिलाफ नेशनल स्ट्रगल नहीं था। लेकिन चाहे वहाँ की बात हो चाहे यहाँ की बात हो, एक चीज़ कॉमन थी, यूनिवर्सल थी, नेचुरल थी। वो ये थी कि जहाँ भी कोई भी संघर्ष था, उसका जो अल्टीमेट गोल था, एम था, वो था कि लोग एक नेशन स्टेट में, नेशन स्टेट उनका एक राष्ट्र नेशन स्टेट के रूप में होना चाहिए, और किसी भी सोसाइटी में एक नेशन स्टेट में रहने का हक है। इसके बाद तो कोई है नहीं इसके अंदर। तो ये जो MCQ जो आप देख रहे हैं ख़त्म होता है। इसके बाद असर्शन रीजन की बारी है, और अब एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस पर भी एक आध दो वीडियो बना दूँ आपके लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने ट्यूटोरियल ध्यान से देखा है, जितने भी पार्ट्स मैंने बनाए हैं, आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रॉन्ग नहीं होगा। मुझे लगता है कि 12 to 15 क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। सो बी वेल प्रिपेयर्ड। कोई क्वेरी हो आप मुझे लिखिए, मैं इस वक्त कमेंट्स देख रहा हूँ, मैं आपको तुरंत आंसर करूँगा। सो ओके, बाय बाय।